हेलो क्लास नाइन्थ। आज आपके ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर में हम सभी भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन टॉपिक्स थे वो हम नोट कर लिए हैं, जिसे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। हमारा देश ऐसा देश है जिसमें सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। पर्वत भी पाया जाता है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पठार भी है तथा द्वीप समूह भी हैं। अगला पॉइंट है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ है, एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। मतलब हमारे देश में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। कुछ शैलें संगमरमर की तरह कठोर हैं तो कुछ जो है सेल खड़ी की तरह मुलायम हैं। तो जो संगमरमर की तरह कठोर शैल है उसका यूज़ जो है ताजमहल के निर्माण में हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और कुछ शैलें जो है सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं। ऐसे शैलों का यूज़ जो है टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। भारत में मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। मतलब हमारे देश में जो मृदाएं पाई जाती हैं उसके कलर में भी जो है विभिन्नता होती है। इसका कारण यही है कि वो मृदा जो है वो अनेक प्रकार की शैलों से बनी हैं। अगला है कि भारत की पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। जो पर्वत श्रृंखला है, जैसे हिमालय पर्वत है, वही पर्वत श्रृंखला वो पश्चिम में सिंधु से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है फैली हुई हैं। आगे है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत जो श्रेणी है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसी में माउंट एवरेस्ट नामक जो है श्रेणी पाई जाती है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। मतलब जो हिमालय पर्वत है हम उसको अध्ययन के लिए 3 भागों में डिवाइड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं, और इस श्रृंखलाओं में बहुत से जो है घाटियाँ भी पाई जाती हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। मतलब सबसे उत्तर भाग में जो हिमालय का पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, जो हिमालय स्थित है उसको हम जो है महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। उसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं, और इसी हिमाद्री में 6000 मीटर की ऊंचाई तक जो है पर्वत श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं। दूसरा है मतलब हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल के नाम से जानी जाती है। पहले जो है सबसे उत्तर में जो है वो हिमाद्री है। हिमाद्री के अगर हम दक्षिण में आएंगे तो वो हिमाचल के नाम से जानी जाती है, और इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। आगे है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, मतलब सबसे पहले हिमाद्री है, उसके बाद हिमाचल है, उसके बाद जो है बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। आगे है निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, और कुछ प्रसिद्ध दून यहाँ पर दिए गए हैं: देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब सतलुज नदी के बीच और सिंधु नदी के बीच जो हिमालय का क्षेत्र है उस क्षेत्र को पंजाब हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे है उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र
तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। और जो उत्तर का मैदान है, उत्तरी मैदान है, उसमें 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ, 3 प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं। वो कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और अनेक जो है सहायक नदियों से बना हुआ है। और जो यहाँ पे मृदा पाई जाती है, उत्तरी मैदान का जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। इसी कारण उत्तर का मैदान सबसे उपजाऊ है। आगे है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यहाँ लोगों का निवास होता है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में जो द्वीप स्थित है, नदी द्वीप, उसे मजोली कहा जाता है और उस द्वीप पे लोग रहते भी हैं। आगे है कि दोआब क्या होता है। चलिए देखते हैं। दोआब का अर्थ 2 नदियों के बीच का भाग होता है। मतलब एक नदी यहाँ, एक नदी यहाँ, इन दोनों नदियों के बीच जो भाग होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है और ये दोआब कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आब अर्थात पानी, मतलब 2 नदियाँ। आगे है, भाबर क्या कहलाता है। तो नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर, अब यहाँ पे आप बताइए शिवालिक क्या होता है। मतलब सबसे बाहरी भाग जो है हिमालय का, वो शिवालिक कहलाता है। सबसे उत्तर में जो है वो हिमाद्री है। हिमाद्री के दक्षिण में आने पर जो है हमें हिमाचल मिलता है। हिमाचल के अगर हम दक्षिण में आएंगे, सबसे बाहर जो हिमालय है वो शिवालिक है। तो नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। आगे हम सभी देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। मतलब भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं उसकी आकृति जो है वो मेज की तरह होती है और जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय अथवा रूपांतरित शैलों से बना है। आप जानते हैं शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल उसमें से एक है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाने वाली काली मृदा की उत्पत्ति ज्वालामुखी के लावे से हुई है। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा पाई जाती है वो जो बनी है वो ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से जो है उसका निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। मतलब भारत का मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, उस मरुस्थल में जो नदी है सबसे बड़ी है वो लूनी नदी है। भारत में तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तटीय मैदान मतलब समुद्र के किनारे का मैदान। तो भारत में जो तटीय मैदान है वो अरब सागर भारत के पश्चिम में पाया जाता है। तो अरब सागर से ऐसे होते हुए वो कहाँ तक विस्तृत है? बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। आगे देखते हैं हम सभी, भारत की बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब जो तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। आगे है, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है या उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। मतलब भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर जो है एक चिल्का झील पाई जाती है। चिल्का झील जो है उसका जो जल होता है वो खारा जल है और यह भारत के खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित बैरन द्वीप पर एक ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। मतलब भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं प्रवाल के प्रकार। प्रवाल 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलीय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि सतलुज तथा कालीन नदी के बीच जो हिमालय का भूभाग है उस भूभाग को क्या कहते हैं? तो उस भूभाग को कुमाऊं कहा जाता है। आगे हम सभी देखते हैं, वितरिकाएँ क्या होती हैं? नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं और इन्हीं धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे आपका 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बांगर तथा खादर। बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है? तो चलिए हम सब देखते हैं।
बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला भूमिट्टी है। इस मिट्टी में कंकड़ मिश्रित है। यह मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर बनी होती है या उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा था। और खादर क्या होता है? मैदान में प्रतिवर्ष जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी वाली भूमि खादर कहलाती है। यह मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानी अथवा स्तर पर बनती है। यह भी उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा था।